हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एम आई ऑडिबल? कंफर्म मी दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। मेरी आवाज़ आ रही है सभी तक? कंफर्म कर दीजिए एक बार। मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, थैंक यू। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फिर सेशन कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ज्वाइन फास्ट कृपया। वेरी गुड इवनिंग कृपया। कृपया सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है? कृपया सभी लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, बिना देरी के हुए चलते हैं अपने सेशन पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल का लेक्चर नंबर 4, ठीक है? गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, दैट इज सैपियंस क्लासेस, जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल का लास्ट लेक्चर। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि जो चैप्टर है यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, एक था इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी, जो कि हमने सबसे पहला लेक्चर में क्लियर कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी, इसे हमने सबसे पहले लेक्चर में फिनिश कर लिया। उसके बाद दूसरा हम पढ़े हुए थे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? अगला लेक्चर जो हम पढ़े हुए थे प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में हमारी 3 दिन की यानी क्लास हो चुकी थी, यानी कि हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। और आज जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है यूकैरियोटिक सेल का 4th और लास्ट लेक्चर, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, ठीक है? हमने जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल का चौथा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ चीजों के बारे में कवर कर लिया हुआ था। यदि आप लोग को मैं बतला दूं, जैसे कि सेल जो इंट्रोडक्शन वाला बतलाए हुए थे, उसमें मैंने बतलाया हुआ था कि सेल क्या होता है, सेल से क्या क्या बनते हैं, सेल से टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को वहां पे बतलाए हुए थे। उसके बाद मैंने वहां पे बतलाया हुआ था कि ये तो कहानी थी ऑर्गन सिस्टम तक की। उसके बाद मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था कि ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हम चले थे सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था। उसके बाद पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल थ्योरी, फिर पढ़े थे यूकैरियोटिक सेल थ्योरी, सॉरी आई एम सो सॉरी, सेल थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। और उस यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें हमने, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली। उसके बाद प्लास्टिड के बाद हमने जो हमारा 6th टॉपिक था राइबोसोम, उसको भी हमने कवर कर लिया। 7वां साइटोस्केलेटन भी हमने पढ़ लिया। 8वां हमने सीलिया एंड फ्लैजिला भी पढ़ लिया। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का 9th सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। मैंने बतलाया हुआ था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। कौन सा भाई? तो उसका नाम है सेंट्रियोल, या फिर आप उसको बोल सकते हो सेंट्रोसोम, सॉरी
सेंट्रोसोम और उसके अंदर में होता है सेंट्रियोल। तो देखिए सबसे पहले सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल कंटेनिंग टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो सेंट्रोसोम होता है ये जैसे मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रोसोम बिखरे हुए होते हैं, और ये जो सेंट्रोसोम है इसी के अंदर पाए जाते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है बाहर वाले सेंट्रोसोम। ठीक है, बाहर वाले हैं सेंट्रोसोम और ये अंदर वाला है सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रोसोम कैसा है, सेंट्रोसोम है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ठीक है, सेंट्रोसोम है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। और यदि हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल क्या है भाई, तो ये है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ठीक है, या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। क्लियर, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, दिख रहा होगा आपको सिलिंड्रिकल टाइप का, और सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। क्लियर, 2 नॉन मेम्ब्रेनस सेंट्रियोल। ठीक, they are surrounded by pericentriolar material। ठीक है, यानी कि ये जो सेंट्रियोल है ये चारों साइड से घिरे हुए होते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के द्वारा। द सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो सेंट्रियोल होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में लाई करता है। देखिए एक के ऊपर में एक, यहाँ पे दिख रहा है ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली लाई करते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin। यानी कि आप जनरल लैंग्वेज में आप बोल दो कि ये जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल 9 ट्यूब्यूलिन के बने हुए होते हैं, जो कि क्या है, पेरिफेरल फाइब्रिल है। क्लियर, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रल इज अ ट्रिपलेट। मैंने अभी अभी क्या बतलाया कि 2 सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल, और ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये 9 ट्यूब्यूलिन के बने हुए होते हैं। और हर एक ट्यूब्यूलिन कैसा होता है, तो हर एक ट्यूब्यूलिन होता है ट्रिपलेट। क्लियर, हर एक ट्यूब्यूलिन कैसा होता है, ट्रिपलेट। आइए अगला क्या कह रहा है, सो अब देखिए, अब यहाँ पे ये भैया क्या कह रहे हैं, सो देख लीजिए, ये कह रहे हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में ही द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, और इसी को बोलते हैं हब। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हब है ये कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स के, जो पेरिफेरल ट्रिपलेट ट्यूब्यूल है जो कि रेडियल स्पोक्स के जो कि प्रोटीन के रेडियल स्पोक्स के द्वारा बने हुए होते हैं। क्लियर, कौन, ये हब। अगला पॉइंट देखिए, द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यही जो सेंट्रियोल होते हैं यही सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी को बनाते हैं। बेसल बॉडी का कंस्ट्रक्शन, सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी का कंस्ट्रक्शन यही सेंट्रियोल करते हैं, और साथ ही साथ यही सेंट्रियोल सेल डिवीजन के प्रोसेस में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं। क्लियर, तो ये हमने पढ़ लिया 9 स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का सबसे अहम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सबसे मेन स्ट्रक्चर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। चूंकि यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, चूंकि यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो याद कीजिए इसी न्यूक्लियस का नाम मैंने बतलाया हुआ था, क्या मुखिया जी बताया हुआ था,
क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कौन? न्यूक्लियस। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो उसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। 1831 में 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए हुए थे। क्लियर? The material of the nucleus stained by the basal dye was given the name chromatin by Fleming। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये सॉरी माना क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है यूकैरियोटिक सेल। उसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर में होते हैं न्यूक्लियस, तो ये रहा न्यूक्लियस। अब यही जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर में दिख रहा होगा, ये है न्यूक्लियोलस। क्लियर? इसी के अंदर में प्रेजेंट है डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर इधर ही प्रेजेंट है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, तो ये सब कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। राइबोसोम, तो ये सारे के सारे चीज कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो यही मैंने बतलाया हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स और इसी क्रोमोसोम्स के आसपास, इसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। तो एक तो न्यूक्लियस का काम होता है कि ये सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कि सेल के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित कौन करता है? यही न्यूक्लियस। दूसरा कि ये जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस क्या करता है, चूंकि इसी के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जो और वही जो क्रोमोसोम होते हैं वो मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं। तो बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स हैं उनको स्टेन्ड किया जाता है बेसिक नॉर्मल डाई से, जिसका नाम होता है क्रोमैटिन। और ये कौन दिए थे? तो ये दिए हुए थे फ्लेमिंग। याद रखिएगा, फ्लेमिंग। नॉर्मली एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होता है, और कुछ मैच्योर सेल ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जैसे यदि बात करें तो मैमेलियन आरबीसी, याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था जब मैं पढ़ा रहा था सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वहां पे मैंने बतलाया हुआ था कि ये जो मैमेलियन आरबीसी है भाई, ये जो मैमेलियन आरबीसी है, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए इसी को चूज किया था, क्योंकि ये है तो यूकैरियोटिक सेल लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ ही साथ वास्कुलर प्लांट के जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए। देखिए, द इंटरफेज न्यूक्लियस कंटेन, यानी कि न्यूक्लियस जो होते हैं उस न्यूक्लियस के पास क्या क्या कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है भाई, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियस का कवरिंग लेयर, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होगा उसका तो कवरिंग लेयर तो होगा, तो जो न्यूक्लियस का कवरिंग लेयर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और ये जो एनवेलप होता है ये दो लेयर का होता है, ठीक है, ये दो लेयर का होता है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। इसी न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं कुछ मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तो एक साथ बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्म मतलब मैट्रिक्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स, जो प्लाज्मा, जो फ्लूइड पाए जाते हैं दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब सब के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए न्यूक्लियर एनवेलप क्या कह रहे हैं, अब इसको गौर से देखिए। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप ये कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है,
और जैसे मान लीजिए कि ये है आउटर वाला, ठीक है, ये है आउटर वाला, ये है आउटर, आउटर और ये है इनर। आउटर और इनर यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये स्पेस कितना होता है? 10 to 15 नैनोमीटर। अब यही जो न्यूक्लियर एनवेलप है, यही बैरियर, बाधा होता है किसके लिए? मटेरियल, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है और साइटोप्लाज्म, उनके बीच एक बैरियर बनता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियस को भी जो चीजें जरूरी होगी उसको अंदर जाने देगा, जो चीजें उसको जरूरी नहीं होगी उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर का, दोनों के बीच का क्या है? बैरियर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो जाता है ईआर के साथ। याद कीजिए, ये मान लीजिए है सेल, ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन था, यही किस चीज में कंटिन्यू हो जा रहा था? ये कंटिन्यू हो जा रहा था आपके सॉरी, ये कंटिन्यू हो रहा था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तभी तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये मैंने बतलाया हुआ था कि ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, देखिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप हैज माइन्यूट पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप के पास कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जो कि दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन के द्वारा बनते हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन के द्वारा बनते हैं। और इसी पोर के द्वारा आरएनए और प्रोटीन सबका मूवमेंट होता है, उन्हीं पोर के द्वारा, उसी छेद के द्वारा आदान प्रदान होता है चीजों का। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं? अगला है क्रोमैटिन। ठीक है, एक हमने बात कर लिया न्यूक्लियर एनवेलप की, जो न्यूक्लियर का कवरिंग लेयर था। अब आते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, दिख रहा होगा न्यूक्लियस के अंदर जो ये पूरा ऐसे 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 फैला हुआ है, दैट इज क्रोमैटिन। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनके बने हुए फाइबर होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इसी क्रोमैटिन में डीएनए और बेसिक प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, ये सब इसी क्रोमैटिन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यही क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान उसके बाद कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेता है। क्लास 11th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज में क्या होता है? जो क्रोमैटिन होते हैं कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रोमैटिन होता है आगे चल करके यही क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तीसरा था न्यूक्लियोलस, वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा राउंडेड गोलाकार टाइप का स्फेरिकल बॉडीज होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो गोलाकार टाइप का बॉडी था उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये कंटिन्यू होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, यानी कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में प्रेजेंट होता है। और यही जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे भी राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। अब बोलोगे सर राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए क्या है? तो जब क्लास 12th में आओगे तो वहां पे पढ़ाएंगे कि आरएनए 3 टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो यही वाला जो आरआरएनए है इसी को बोलते हैं, इसी का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर में एक भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, गोलाकार टाइप का। ठीक है, प्रॉपर इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं और इसी के अंदर आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस भी
होता है। क्लियर? अब आइए, अब देखिए क्रोमोसोम। जो मैंने बतलाया कि जो क्रोमैटिन फाइबर होता है, जो क्रोमैटिन फाइबर होता है, यही क्रोमैटिन फाइबर यानी कि वही जो क्रोमैटिन है वही आगे चल करके कंडेंस होता है और बनाता है क्या? क्रोमोसोम। इसीलिए बोलते थे कि क्लास 11th अच्छे से पढ़ो, क्लास 11 पढ़ोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अब समझ में आया क्यों ऐसा बोला जाता था? इसी चीज के लिए। यदि एक ह्यूमन सेल की बात करें तो एक ह्यूमन सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, ठीक है, और टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम या फिर बोल सकते हो कि 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो देखिए ये दिख रहा होगा, यही आपको आगे चल करके क्लास 12th में जेनेटिक्स में काम आएगा, ठीक है, यही आपको आगे चल करके जेनेटिक्स में काम आएगा। समझे? समझे आई आप लोग? क्लियर है यहां तक? ये वाला डायग्राम है, ये आगे काम आएगा आपको क्लास 12th के जेनेटिक्स में। देखिए ये है क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड और ये है दूसरा स्ट्रैंड। तो जहां पे क्रोमोसोम ऐसे गर्दन के ऐसे जो मुड़ता है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, अलग अलग वाले को। और जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर, ठीक है। तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनके पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि बीच से एकदम ऐसे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, और वही जो सेंट्रोमियर होता है उसी के दोनों साइड में काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यदि हम सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे बात करें, यदि हम सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे बात करें तो क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि हम इस सेंट्रोमियर के आधार पे बात करें तो क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक कैसे याद रखोगे? M फॉर मेटासेंट्रिक और M फॉर याद रखना मिडिल। तो जिसमें काइनेटोकोर एकदम मिडिल में होगा उसको क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे ये दिख रहा होगा, ये क्या है? मेटासेंट्रिक। देखिए इस वाले में क्या है कि जो काइनेटोकोर है एकदम बीच में है, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं क्या? मेटासेंट्रिक। तो देखिए लाइन भी वही कह रहा है, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जिसमें दोनों ही आर्म जो होते हैं वो दोनों ही आर्म क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जिनका सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यदि हम बात करें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की, तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? जिसमें एक शॉर्ट आर्म होगा और एक लॉन्गर आर्म होगा। तो देखिए एक है शॉर्ट आर्म और दूसरा है लॉन्गर आर्म, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक। उसके बाद आएगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक किसको बोलेंगे? तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो ज्यादा क्लोज आने लगता है एक साइड के। तो देखिए इसमें जो सेंट्रोमियर है वो एक साइड के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पे होगा, दिख रहा होगा, इसमें सेंट्रोमियर एकदम लास्ट में है, तो इसको क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में है तब बोलेंगे मेटासेंट्रिक। यदि एक छोटा और एक बड़ा मिला,
सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक में जिसमें एक ज्यादा छोटा है और एक ज्यादा बड़ा है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल लास्ट में होता है, एकदम एंड पे होता है, उसको क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर। एक नोट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे जो नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट क्या कह रहा है, तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये हुआ और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये हुआ, तो कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, जिसको हम नॉन स्टेनिंग, जिसको हम कलर नहीं कर सकते हैं, और वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट। क्लियर, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल पे, तो हमें मिलेगा माइक्रोबॉडीज। मैंने बतलाया हुआ था यूकैरियोटिक सेल के अंदर में जो छोटे छोटे बॉडीज फैले हुए होते हैं, जो छोटे छोटे बॉडीज बिखरे हुए होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज, जो कि कुछ एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, यानी कि वो कुछ एंजाइम को अपने पास रखते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन भी कह रहा है, लाइन क्या कह रहा है भाई, तो यहाँ पे लाइन बोल रहा है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसाइकल, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट बहुत छोटे छोटे वेसाइकल होते हैं, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स को अपने पास रखते हैं। यदि इन माइक्रोबॉडीज की बात करें तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, वो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब देखिए एक छोटा सा मैं बहुत बार ये आप लोग को कहता हूं कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, जैसे कि एक सजीव और निर्जीव में अंतर। आप लोग बहुत बार पढ़े हुए होंगे इस टॉपिक को कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, 9th-10th में सब में लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, उसमें डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो ये सब बहुत कॉमन चीज है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो फटक से इसको देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो देखिए यदि हम प्लांट सेल की बात करें, एक साइड मैंने बना लिया प्लांट सेल और एक साइड बना लिया एनिमल सेल और उसका नाम भी लिख लिया। तो देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है तभी तो वो उसको कलर देता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में बहुत छोटे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिनका कोई खास काम नहीं होता है। और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ये बात याद रखिएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद जो हम पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो उस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी जान लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल एक और दूसरे साइड है यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज की। तो मैंने क्या बतलाया हुआ था, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली स्मॉलर, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो उनका साइज बड़ा होता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, और यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सब होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यही ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए पाया जाता है और आरएनए, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप के डीएनए होते हैं, सर्कुलर। लेकिन यदि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं लीनियर। ठीक, यदि हम
प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम पाया जाता है। यदि हम बात करें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की तो इनके पास खुद का भी राइबोसोम होता है जिसको बोलते हैं, तो इसमें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि ये क्या है, उसका एक्सेप्शन है। दैट इज ऑल अबाउट योर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, होप आपको चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगा होगा, मजा आया हुआ होगा। ये था हमारा अब तक का डेमो क्लास। ठीक है, अब डेमो क्लास होने का बहुत कम चांसेस है, इसीलिए जो लोग अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो वो लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि पूरे 2 साल का कोर्स है, मात्र आपको अभी मिल रहा है 1500 रुपए में, यानी कि 1499 रुपए में। ठीक है, अदरवाइज ये फीस फिर हाई हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा पे करना होगा, इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्लियर? सो होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम सेशन को एंड करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब तक किसी को डाउट, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है, आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा डाउट्स वगैरह होने चाहिए। सो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट सेक्शंस में जाइएगा आप, तो वहां पे टेस्ट भी अपलोड कर दिया गया होगा, तो वहां पे आप जा करके आप डेफिनेटली आपको जो है सो क्लास को, मतलब कि टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने आप को देखिएगा कि आपको वहां पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, क्या वो क्वेश्चन इजी था, मीडियम था या फिर टफ था, आपकी रैंकिंग कितनी आई है, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी आई है, सारा का सारा वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।